हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली जो मोटर आती है वो आती है आपकी इंडक्शन मोटर। पहली कौन सी मोटर आती है आपकी? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर वो आती है, उसमें जो पहली जो मोटर आती है वो आती है आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। पहली कौन सी मोटर आती है इसके अंदर? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आती है, और इसी मोटर को हम प्रतिरोधी मोटर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मोटर के नाम से जानते हैं इसको? प्रतिरोधी मोटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो इंडक्शन मोटर है आपकी सिंगल फेज वाली, इसके अंदर जो दूसरा प्रकार आता है वो आती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसके अंदर जो तीसरा जो प्रकार आती है वो आती है आपके कैपेसिटर रन मोटर। तीसरे प्रकार की कौन सी मोटर होगी आपकी? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। चौथे प्रकार की जो मोटर आती है वो आती है इसके अंदर स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी आती है? स्थायी कैपेसिटर मोटर। पांचवी जो इसके अंदर मोटर आती है वो आती है आपकी शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर आती है? शेडेड पोल मोटर। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली कौन सी आपकी? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। दूसरी कौन सी आपकी? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तीसरी कौन सी आपकी? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चौथी कौन सी आपकी? स्थायी कैपेसिटर मोटर। और पांचवी कौन सी होती है आपकी? शेडेड पोल मोटर। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जो मोटर आती है वो आती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर आती है आपकी? यूनिवर्सल मोटर। एक हम इसके अंदर कौन सी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे? यूनिवर्सल मोटर के अंदर। तीसरे नंबर पे जो हम मोटर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। कौन सी पढ़ेंगे? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम 2 मोटर पढ़ेंगे। पहली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिलक्टेंस मोटर। पहली कौन सी मोटर पढ़ेंगे? रिलक्टेंस मोटर। और दूसरी जो मोटर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस मोटर। दूसरी कौन सी मोटर पढ़ेंगे हम? हिस्टैरिसीस मोटर। तो ये कौन से तीसरे प्रकार की कौन सी मोटर होगी आपकी? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के अलावा इसमें जो 4 नंबर पे हम जो मोटर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सी? स्टेपर मोटर। एक हम कौन सी मोटर पढ़ेंगे यहाँ पर? स्टेपर मोटर। तो आपकी जो सिंगल फेज मोटर होती है वो इतने प्रकार की होती है। पहले हम करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो कितने प्रकार की होती है आपकी? 5 प्रकार की। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल मोटर। फिर हम पढ़ेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है आपकी? 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला पढ़ेंगे रिलक्टेंस मोटर और दूसरा पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस मोटर। और जो लास्ट नंबर पे हम जो मोटर पढ़ेंगे वो मोटर पढ़ेंगे स्टेपर मोटर। तो ये तो हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्गीकरण के बारे में। अब हम एक एक मोटर को इसमें लेंगे और उस मोटर से रिलेटेड हमारी जो एग्जाम्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी जो फर्स्ट नंबर की आपकी जो मोटर आती है वो आती है आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी आती है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो हम सबसे पहले देंगे ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या प्रतिरोधी मोटर है वो कैसे होती है और किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग प्रयोग की जाती है और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होती है। तो इस मोटर में
इस मोटर में दो वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो इसके अंदर कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, दो वाइंडिंग। और ये दोनों वाइंडिंग कितने डिग्री के एंगल पर स्थापित की जाती है, तो ये वाइंडिंग या इन वाइंडिंग को 90 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर लगाते हैं इन वाइंडिंग को, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन। इसके अंदर अगली जो आपको चीज याद रखनी है कि जो इसके अंदर दोनों वाइंडिंग होती है उनका नाम क्या होता है। तो इसके अंदर जो एक वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। क्या बोलेंगे इसको, मेन वाइंडिंग। या फिर इसको दूसरा जो नाम से जाना जाएगा वो जाना जाएगा रनिंग वाइंडिंग के नाम से। कौन सी वाइंडिंग के नाम से जाएगी, रनिंग वाइंडिंग बोल लो या फिर मेन वाइंडिंग बोल लो। एक तो कौन सी होती है इसके अंदर, मेन वाइंडिंग होती है। दूसरी जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर होती है आपकी सहायक वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है इसके अंदर, सहायक वाइंडिंग। और सहायक वाइंडिंग को हम बोलेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे इसको, स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलेंगे। तो कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है इसके अंदर, दो। एक होती है मेन वाइंडिंग, दूसरी होती है सहायक वाइंडिंग। इनके दूसरे नाम, मेन वाइंडिंग को बोलेंगे रनिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग को बोलेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। फिर बाद में आता है कि इसकी जो मेन वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की बनाई जाती है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की बनाई जाती है। तो इसकी जो मेन वाइंडिंग होती है वो बनाई जाती है उच्च प्रेरकत्व वाली। कौन सी, उच्च प्रेरकत्व वाली। मेन वाइंडिंग को कैसा बनाया जाता है, उच्च प्रेरकत्व वाली। यानी कि मेन वाइंडिंग के अंदर इंडक्टेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हाईली इंडक्टिव। मेन वाइंडिंग को कैसा बनाया जाता है, हाईली इंडक्टिव बनाया जाता है, यानी कि उच्च प्रेरकत्व वाली बनाई जाती है। जबकि जो सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको बनाया जाता है उच्च प्रतिरोधी। कौन सी, उच्च प्रतिरोधी वाली। उच्च प्रतिरोधी या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन क्या, हाईली रेसिस्टिव। कौन सी बनाई जाती है, हाईली रेसिस्टिव बनाई जाती है। ये वाला क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछले एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया था इसके अंदर कि जो आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी मेन वाइंडिंग या जो आपकी सहायक वाइंडिंग होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो इसकी मेन वाइंडिंग को हम बनाते हैं हाईली इंडक्टिव और इसकी जो सहायक वाइंडिंग होती है उसको बनाया जाता है हाईली रेसिस्टिव बनाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी समानुपाती होता है क्या, आई एम इंटू आई एस इंटू होता है साइन एल्फा। ये क्या है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का फॉर्मूला है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क समानुपाती होता है आई एम इंटू आई एस इंटू साइन एल्फा। यहाँ पर आई एम क्या है आपका, मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। आई एम क्या है आपकी, मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा को अपन किससे लिखेंगे, आई एम से। और आई एस क्या चीज़ है, आई एस क्या है आपकी सहायक वाइंडिंग बोल लो या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल लो। इस सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित क्या है, धारा। तो आई एस क्या है आपका सहायक वाइंडिंग में। कौन सी वाइंडिंग में, सहायक वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। उसको अपन किससे लिखेंगे, आई एस से। और ये जो एल्फा है, ये एल्फा बराबर क्या चीज़ है आपका, एल्फा बराबर है आई एम व आई एस के बीच कोण। आई एम व आई एस के बीच कोण का मान, उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, एल्फा से। तो ये होगी आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो कितनी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। मेन वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, रनिंग वाइंडिंग के। सहायक वाइंडिंग को कौन सी नाम से जाना जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव, स्टार्टिंग वाइंडिंग
हाईली रेजिस्टिव बनाई जाती है, उच्च प्रेरकत्व और उच्च प्रतिरोधी। टॉर्क का फॉर्मूला T समानुपाती Im इंटू IS इंटू साइन अल्फा। Im क्या है? मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। IS क्या है? साइक वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। अल्फा क्या चीज है? Im और IS के बीच कोण का मान। अब देखिए, ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके अंदर क्या होता है? अल्फा बराबर कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। अल्फा का मतलब Im और IS यानी कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसमें प्रवाहित जो धारा है उनके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। अब देखिए, जब इसमें कोण का मान 30 डिग्री होगा तो इस मोटर के अंदर क्या होगा? कुछ न कुछ टॉर्क पैदा होगा, और जैसे ही मोटर के अंदर टॉर्क पैदा होगा तो मोटर क्या हो जाएगी? आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता है। अब स्टेटर पे जब घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं हो रहा है, इस कारण इसके रोटर के अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, और जब रोटर से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो उसके अंदर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, और टॉर्क पैदा नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा? उसका रोटर बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया? इन दोनों मोटर की वाइंडिंग में कुछ परिवर्तन किया, एक को हाईली इंडक्टिव बनाया, एक को हाईली रेजिस्टिव बनाया, जिससे इन दोनों वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में कुछ एंगल बना, और वो एंगल कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। जैसे ये एंगल बनेगा तो इसके अंदर रोटर पर क्या होगा? टॉर्क पैदा होगा, और जैसे ही रोटर पर टॉर्क पैदा होगा तो आपकी मोटर क्या होने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद में आती है कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्विच होता है इसके अंदर? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कौन सी वाइंडिंग के साथ संयोजित किया जाता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अपन कौन बोलेंगे? सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलेंगे इसको? स्टार्टिंग वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कौन से स्विच की बात कर रहा हूं मैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। तो बताइए कौन सी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है? सहायक वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। कौन से क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब क्या होता है, जैसे ही आपकी मोटर का रोटर क्या हो गया? घूमेगा, और घूमते घूमते जैसे ही रोटर क्या होगा? जो भी सिंक्रोनस स्पीड है उसकी 75% स्पीड पर पहुंचेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा? आपका ऑफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ऑफ होता है? तो जब मोटर उसकी सिंक्रोनस स्पीड की 75% स्पीड को क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है, तो उस मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होगा तो आपकी ये जो सहायक या स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो परिपथ से क्या हो जाएगी? हट जाएगी, और अब जो आपकी मोटर है वो केवल मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के साथ क्या रहती है? आपकी चलती रहती है। तो इसको मैं नोट करवा देता हूं। ये सारा नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे बात आती है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो परिपथ से कब दूर होता है, या परिपथ से इसको कब इसको अपन क्या करते हैं? ये परिपथ से कब ऑफ होता है? तो क्या होता है? जब मोटर सिंक्रोनस गति की 75%, जब मोटर सिंक्रोनस गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है, गति प्राप्त कर लेती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ऑफ होता है, तो जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड की 75% स्पीड क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होगा तो परिपथ से जो सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो परिपथ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और अब जो मोटर है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग पर क्या करेगी, आपकी चलती रहेगी। ये चीज हो गई। फिर बाद में आता है कि ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क या प्रारंभिक बलागुण बोल सकते हैं इसको, स्टार्टिंग टॉर्क। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रारंभिक बलागुण। हिंदी वर्ड भी याद रख लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीजें भी आ जाती है। क्या बोलेंगे, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क या प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। तो ये तो हो गया आपकी कौन सी मोटर होगी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हो गया। कितनी वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव, रनिंग वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन सी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है, सहायक वाइंडिंग के साथ। इसके अंदर जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच कोण का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ऑफ होता है, जब मोटर सिंक्रोनस गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद में इसका आता है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इस मोटर का उपयोग देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस मोटर का उपयोग वॉशिंग मशीन, डेयरी मशीनरी, डेयरी मशीनरी तथा एयर कंडीशनर के पंखों में, एयर कंडीशनर के पंखों में किया जाता है। तो जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसका मेन प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका एक उपयोग तो किया जाता है किसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर। दूसरा उपयोग किया जाता है इसका किसके अंदर, डेयरी मशीनरी के अंदर। डेयरी जो कार्य होते हैं उनके अंदर जो मशीनें लगी होती है उनके अंदर अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। या फिर जो एयर कंडीशनर होते हैं उनके अंदर जो पंखे लगे होते हैं उनके अंदर भी हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का क्या करते हैं, आपका उपयोग करते हैं। तो आपकी जो पहली मोटर है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर वो क्या हो गई है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अगली जो हम मोटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सेकंड नंबर पे जो मोटर आती है वो आती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नाम से पता चल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट, यानी कि इस मोटर के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अभी इस मोटर के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और जो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वो कैपेसिटर कहलाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो इसके अंदर लिखेंगे इस मोटर में एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है। तो इस मोटर के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और जो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं वो कौन सा कैपेसिटर कहलाता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। फिर इसके अंदर बात आ जाती है कि ये जो कैपेसिटर होता है इसको हम कौन सी वाइंडिंग के साथ संयोजित करते हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को सहायक वाइंडिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं अपन, स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी,
स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गया आपका कि जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर होती है वो कैपेसिटर कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को हम सहायक वाइंडिंग बोल लो या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल लो, उसके साथ संयोजित करते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमेशा कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं अपन, सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मोटर सिंक्रोनस गति की 75% गति पर पहुंचती है तो क्या हो जाता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है आपका, ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही मोटर सिंक्रोनस स्पीड से 75% गति पर पहुंचेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, ऑफ होगा, तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो परिपथ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और मोटर केवल मेन वाइंडिंग के साथ रनिंग करेगी। अब मोटर कौन सी वाइंडिंग पर काम करेगी, केवल कौन सी वाइंडिंग पर, आपकी मेन वाइंडिंग पर क्या करती रहेगी, ये काम करती रहेगी। अब इसके अंदर बात आ जाता है कि इसके अंदर जो मेन करंट और जो स्टार्टिंग करंट है, यानी कि जो IM व IS के बीच, IM व IS के बीच कोण क्या बोलेंगे, अल्फा बराबर कितना डिग्री होता है, इसके अंदर 80 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 80। और हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क T समानुपाती होता है IM इंटू IS इंटू होता है साइन अल्फा। अब जैसे जैसे अल्फा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा, साइन अल्फा का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, साइन अल्फा का। और जैसे ही साइन अल्फा का मान बढ़ेगा, इस साइन अल्फा का मान बढ़ेगा तो इस टॉर्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस मोटर के अंदर देखिए, पिछली वाली जो मोटर थी उस पिछली वाली मोटर के अंदर अल्फा बराबर कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। लेकिन जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें अल्फा बराबर कितना डिग्री होता है, 80 डिग्री। यहाँ पर अल्फा का मान क्या हो गया, ज़्यादा। और जैसे ही अल्फा का मान ज़्यादा होगा तो साइन अल्फा का मान ज़्यादा होगा, और जैसे साइन अल्फा का मान ज़्यादा होगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है इसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बराबर कितना डिग्री होता है, 80 डिग्री। जब अल्फा का मान ज़्यादा है तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान भी क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। कौन सी मोटर का, जो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा क्या हो रहा है, इसके अंदर किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, कैपेसिटर का प्रयोग कर रहे हैं। अब कैपेसिटर का प्रयोग करने के कारण ये मोटर क्या हो जाती है, आपकी महंगी हो जाती है। क्या होती है, महंगी। कैपेसिटर का प्रयोग करने के कारण यह क्या होती है, आपकी महंगी होती है। क्या होती है, महंगी। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, दूसरा ये मोटर क्या होती है, महंगी। इसके बाद में जो अगला आपका जो आ जाता है वो आता है इसका उपयोग, कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं अपन कंप्रेसर के अंदर। किसके अंदर, कंप्रेसर। दूसरा कन्वेयर के अंदर। किसके अंदर, कन्वेयर। और तीसरा है रेफ्रिजरेटर के अंदर।
किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर। इन सब कार्यों के अंदर हम क्या करते हैं, इन सब कार्यों के अंदर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर आपको इस मोटर का उपयोग पूछ लेता है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग कंप्रेसर के अंदर, कन्वेयर के अंदर और रेफ्रिजरेटर के अंदर इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो मोटर होगी ये होगी आपकी कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर कहलाता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों कहलाता है, क्योंकि यह कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में ही जुड़ा होता है। जैसे ही मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो ये कैपेसिटर सर्किट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। दूसरा, स्टार्टिंग कैपेसिटर को कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ही मोटर क्या करेगी, जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी 75% स्पीड प्राप्त होगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होगा तो जो सहायक वाइंडिंग थी वो परिपथ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और जैसे ही सहायक वाइंडिंग परिपथ से बाहर हो जाएगी तो मोटर और सिर्फ कौन सी वाइंडिंग पर काम करेगी, आपकी मेन वाइंडिंग पर काम करेगी। फिर अगला आ जाता है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसके अंदर मेन वाइंडिंग के अंदर और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके बीच जो प्रवाहित धारा है उसके बीच कोण का मान कितना डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। और हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है T समानुपाती Im इंटू IS इंटू साइन एल्फा। अब जैसे ही एल्फा का मान बढ़ेगा, एल्फा का मान बढ़ेगा तो साइन एल्फा का मान बढ़ेगा, साइन एल्फा का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। और जैसे ही टॉर्क का मान बढ़ेगा तो इस मोटर का जो टॉर्क होगा वो आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसके अंदर टॉर्क का मान कितना होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर टॉर्क का मान सबसे ज़्यादा होता है। फिर कैपेसिटर का प्रयोग करने के कारण ये मोटर क्या हो जाती है, आपकी महंगी हो जाती है, इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। इस मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं अपन, तो इस मोटर का उपयोग कंप्रेसर के अंदर, कन्वेयर के अंदर और रेफ्रिजरेटर आदि सब कार्यों के अंदर इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगली जो मोटर आ जाती है वो आती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सी आती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। देखिए आज हम इनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज आपके पास टाइम बहुत कम है और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यदि आप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लेते हो तो आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उससे यहाँ से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। अगली जो मोटर आती है तीसरे नंबर की वो आती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो क्या होगा, इस मोटर के अंदर दो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कितने का प्रयोग करेंगे, दो। एक तो होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा होगा रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में काम करेगा, जबकि जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों स्थिति में काम करेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान ज़्यादा होता है जबकि रनिंग कैपेसिटर का मान क्या होता है, कम होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन से कैपेसिटर के साथ जुड़ा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जुड़ा होता है। जैसे ही मोटर 75% स्पीड प्राप्त करेगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच सर्किट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो सर्किट से अलग हो जाएगा। और अब जो मोटर है वो केवल और केवल रनिंग कैपेसिटर के साथ क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। अब इसके अंदर दो कैपेसिटर है तो स्टार्टिंग समय में दोनों कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा होगा। कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंस का मान कम होगा। रिएक्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान क्या रहेगा, ज़्यादा। तो स्टार्टिंग धारा जब ज़्यादा होगी तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इस मोटर के अंदर भी टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर पूछा जाता है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस मोटर का जो उपयोग है वो वाटर पंप के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वाटर पंप के अंदर, वाटर पंप के अंदर इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे इस मोटर में दो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है।
कितने कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं? 2 कैपेसिटर, जिसमें जो पहला कैपेसिटर होता है वो होता है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर। पहला कौन सा कैपेसिटर होता है? स्टार्टिंग कैपेसिटर। और स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? रनिंग कैपेसिटर होता है। दूसरा कौन सा होता है? रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर क्या लिखोगे? यह केवल स्टार्टिंग समय में, यानी कि प्रारंभिक समय में, स्टार्टिंग समय में काम करता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर कब काम करता है? केवल स्टार्टिंग समय में। इसका मान क्या होता है? इसका मान ज़्यादा होता है। आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर में से किस कैपेसिटर का मान ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान क्या होता है? ज़्यादा। दूसरा कौन सा है आपका? रनिंग कैपेसिटर। तो रनिंग कैपेसिटर क्या होता है? यह है स्टार्टिंग व रनिंग, यानी कि दोनों अवस्था में काम करता है। केवल रनिंग में काम नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में भी काम करता है और रनिंग। यह स्टार्टिंग व रनिंग दोनों अवस्था में, दोनों अवस्था में कार्य करता है। कौन सी कंडीशन में काम करेगा? स्टार्टिंग कंडीशन में भी काम करेगा और रनिंग कंडीशन में भी काम करेगा। दूसरा, इसका मान क्या होता है आपका? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब दूसरा देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा? जैसे 2 कैपेसिटर है, अगर ये 2 कैपेसिटर कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? आपके समांतर क्रम में जुड़े। ये C1 है, ये C2 है। तो इन दोनों कैपेसिटर का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा CT बराबर होगा C1 प्लस C2। तो दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ेंगे तो इसमें टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? आपका बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। अब ये मान लो ये है आपका कौन सा? स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और ये कौन सा है आपका? रनिंग कैपेसिटर। इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या लगा देंगे? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब क्या होगा? ये दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग समय में काम करेंगे तो दोनों कैपेसिटर के कारण टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अपन जानते हैं क्या? XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई F इंटू क्या होता है आपका? C होता है। जब दोनों कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो C का मान क्या होगा? ज़्यादा। अब बताइए, जब C का मान ज़्यादा होगा तो XC का मान क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि XC इस C के साथ कैसे? व्युत्क्रमानुपात में। तो इसका मान ज़्यादा होगा तो XC का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैंने पिछले चैप्टर के अंदर बताया था XC क्या है आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक तरह का क्या है? प्रतिरोध है। जब बताइए इस सर्किट का प्रतिरोध कम हो जाएगा। कौन से सर्किट का? स्टार्टिंग सर्किट का, क्योंकि ये सब कौन सी वाइंडिंग के साथ जुड़ते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा IS है उसका मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। IS का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और हम जानते हैं कि टॉर्क T समानुपाती क्या होता है? IM इंटू IS इंटू क्या होता है? साइन एल्फा होता है। जब बताइए IS का मान ज़्यादा होगा तो इस टॉर्क का मान भी क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि ये जो टॉर्क है इस IS के कैसे है? समानुपाती। तो IS का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 2 कैपेसिटर प्रयोग करने के कारण क्या होता है? कैपेसिटेंस C का मान ज़्यादा होता है। C का मान ज़्यादा होने से XC का मान कम हो जाता है। XC का मान कम होने से क्या होता है? इसके अंदर धारा का मान बढ़ जाता है। तो दोनों कैपेसिटर के कारण क्या होता है? C का मान क्या होता है? ज़्यादा। जब C का मान ज़्यादा होगा तो XC का मान क्या होगा? कम होगा। और जब XC का मान कम होगा तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IS का मान क्या होगा? ज़्यादा। और जब स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा ज़्यादा होगी तो टॉर्क का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? इसका ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। कौन सी मोटर का? आपका कैपेसिटर रन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है आपका? ज़्यादा। अब जब बताइए टॉर्क का मान ज़्यादा होगा तो इसका पावर फैक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो इसका पावर फैक्टर का मान भी क्या होता है आपका? ज़्यादा होता है। पावर फैक्टर का मान भी ज़्यादा होता है। फिर पूछ लेता है इसका उपयोग।
क्या पूछेगा इसका उपयोग कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इस मोटर का उपयोग वाटर पंप में किया जाता है। तो बताइए वाटर पंप के अंदर अपन कौन सी मोटर का काम करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। मेन चीज ये दो चीज है इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। पहला कौन सा, स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा कौन सा, रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर कम काम करता है केवल स्टार्टिंग समय में, रनिंग कैपेसिटर कम काम करेगा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों अवस्था में। इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर का मान ज्यादा होता है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान क्या होता है, ज्यादा। रनिंग कैपेसिटर का मान क्या होता है, कम। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन से कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में। अब दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग समय में काम करेंगे, दोनों कैपेसिटर के कारण स्टार्टिंग समय में कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, ज्यादा। और जब कैपेसिटेंस का मान ज्यादा होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, कम। ये क्या है, प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ज्यादा। और जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान ज्यादा होगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है आपका, ज्यादा। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा तो इस मोटर का पावर फैक्टर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर इस मोटर का उपयोग कहां पर करते हैं, तो इस मोटर का उपयोग हम वाटर पंप के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये मोटर होगी आपकी कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब जो अगली मोटर आती है वो आती है आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। अगली जो मोटर आती है आपकी कौन सी आती है, स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी आती है, 4 नंबर की है ये है आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। यानी कि इस मोटर के अंदर हम जो कैपेसिटर प्रयोग करेंगे वो स्थायी रूप से जुड़ा होगा, यानी कि उसके साथ कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो पहली जो आपकी इसके अंदर पूछा जाएगा अलग जो चीज़ हो जाती है इसके अंदर, तो वही चीज़ है कि जो स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है उसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। अब जब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों अवस्था के अंदर ही क्या करेगा, काम करेगा। अब स्टार्टिंग और रनिंग दोनों अवस्था के अंदर काम कर रहा है तो दोनों ही कंडीशन में इसके अंदर टॉर्क का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसे कार्य जहां पर हमेशा टॉर्क क्या रहे, समान टॉर्क की आवश्यकता हो, वहां पर इस मोटर का हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। तो अगली मोटर आती है आपकी कौन सी, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो इसमें केवल एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर मोटर के अंदर कितने कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर केवल एक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। यह है कैपेसिटर, यह कैपेसिटर स्टार्टिंग व रनिंग दोनों अवस्था में कार्य करता है। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों अवस्था में क्या करता है, ये कार्य करता है। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। इस मोटर में हम कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। फिर इस मोटर का स्टार्टिंग व रनिंग टॉर्क समान होता है।
अभी तक हमने जितनी भी मोटरें पढ़ी थी उन सब मोटरों में स्टार्टिंग समय में तो टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है उस समय उसके अंदर टॉर्क का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन ये जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है, इस स्थायी कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग समय में और रनिंग समय में दोनों ही समय में टॉर्क का मान क्या रहता है, समान रहता है। जब दोनों समय में टॉर्क का मान होगा, समान होगा, तो इस मोटर की जो दक्षता होगी, क्या इस मोटर की दक्षता क्या होगी, उच्च होती है, यानी कि सब मोटरों से क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। इस मोटर की दक्षता क्या होती है, आपकी उच्च होती है। फिर बाद में पूछ लेता है इस मोटर का क्या आपका उपयोग, इस मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो जो हो गए आपके पंखे, क्या हो गए आपके पंखे, या फिर ब्लोवर, क्या हो गए ब्लोवर, या फिर एयर कंडीशनर और ऑफिस मशीनरी के अंदर इस मोटर का उपयोग किया जाता है। किस किस के अंदर, इसके अंदर इसका उपयोग पंखों के अंदर, पंखों यानी कि फैंस में, पंखों के अंदर। फिर बोलो आप ब्लोवर, क्या ब्लोवर, फिर एयर कंडीशनर, ऑफिस मशीनरी आदि कार्यों में क्या किया जाता है, इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, फैंस के अंदर, पंखों के अंदर, ब्लोवर्स के अंदर, ब्लोवर होते हैं, एयर कंडीशनर यानी कि एसी के अंदर, ऑफिस मशीनरी, इन सब कार्यों के अंदर हम क्या करेंगे, स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग करेंगे। एक जगह और काम में ले सकते हैं इसको, किसमें, रेफ्रिजरेटर, किसमें, रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर मुख्य रूप से तो कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करेंगे। अगर ऑप्शन में आपको कैपेसिटर स्टार्ट और स्थायी कैपेसिटर दोनों आ जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर आपको यदि इन दोनों मोटरों का नाम मिल जाता है, कौन कौन सी का, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और स्थायी कैपेसिटर मोटर, ये दोनों मोटरें वहाँ पर मिल जाती है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पहले आंसर सही होगा। और यदि आपको ऑप्शन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर नहीं मिलता है और उसकी जगह आपको यदि स्थायी कैपेसिटर मोटर मिल जाता है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग भी किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर दोनों मोटरों का उपयोग करेंगे, स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग भी करेंगे और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो सही होगा आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और यदि दोनों में से कोई सी भी एक आता है तो वो क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइंडिंग के ऊपर कि कौन सी मोटर के अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है, या फिर इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके उपयोग पर कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इन उपयोग को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। कई जैसे एक से ज़्यादा ऐसी मोटरें होती है जिनका उपयोग समान हो सकता है लेकिन वहाँ पर भी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर दो मोटरें आ रही है, दो में से पहले जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगा। ये ठीक है, तो ये मोटर होगी आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। इसके बाद में जो मोटर आती है वो आती है आपकी शेडेड पोल मोटर। इसके बाद में कौन सी मोटर आती है आपकी, शेडेड पोल मोटर आती है। लेकिन शेडेड पोल मोटर को पढ़ने से पहले अब तक हमने कितनी मोटरें पढ़ ली, 4 मोटर। अगर इन 4 मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है, क्या करनी है, घूर्णन दिशा का परिवर्तन। कितनी मोटरों की बात कर रहा हूं मैं, 4 मोटर। स्प्लिट फेज मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी और स्थायी कैपेसिटर मोटर होगी। इन कैपेसिटर मोटरों की यदि मेरे को घूर्णन दिशा का क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग डायरेक्ट लिख लो, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग के सिरों को आपस में परिवर्तित करते हैं।
अगर इन चारों मोटरों की मेरे को घूर्णन की दिशा चेंज करनी है तो या तो मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की या फिर रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग और रनिंग इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरों को आपस में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, तो उस मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। यदि मैं क्या करता हूं, दोनों वाइंडिंगों की क्या करता हूं, दोनों वाइंडिंग के सिरों को, दोनों वाइंडिंग के सिरों को आपस में परिवर्तित कर देता हूं, आपस में परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर मोटर की घूर्णन दिशा, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। अगर गलती से हमने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंगों के सिरों को साथ साथ में चेंज कर दिया तो उस मोटर की घूर्णन दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, सप्लाई टर्मिनल को, किसको, सप्लाई टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल को आपस में परिवर्तित करने पर इसकी घूर्णन दिशा, इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। अगर मैंने ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसकी सप्लाई के टर्मिनल को ही आपस में चेंज कर दिया, यानी कि फेज की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह क्या दे दिया, फेज दे दिया, तो भी इस मोटर की घूर्णन दिशा चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रखना, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरों को चेंज करेंगे तो ही मोटर के घूमने की दिशा चेंज होगी। यदि सप्लाई टर्मिनल को आपस में चेंज कर दिया तो उसके घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि दोनों वाइंडिंगों को सिरों को एक साथ आपस में परिवर्तित कर दिया तो भी उसके घूमने की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा का परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सी मोटर, आपकी शेडेड पोल मोटर। अगली जो आपकी मोटर आएगी वो मोटर आएगी कौन सी, आपकी शेडेड पोल मोटर। कौन सी आएगी, शेडेड पोल मोटर। पांचवी जो मोटर आती है आपकी वो आती है आपकी शेडेड पोल मोटर। देखिए, शेडेड पोल मोटर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है। शेडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं करते। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चंस बनता है वो यही बनता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते। तो शेडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेटर पोल होते हैं, क्या होते हैं आपके, स्टेटर पोल को दो भागों में, स्टेटर पोल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस मोटर के अंदर क्या होता है, स्टेटर के अंदर जो पोल होते हैं, जैसे ये हो गया आपका पोल, ये स्टेटर का पोल हो गया। इस स्टेटर के पोल को हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, दो भागों में विभाजित कर देंगे। कितने भागों में विभाजित कर देंगे, दो भागों में। अब एक भाग तो होगा आपका बड़ा, एक भाग क्या रहेगा, छोटा। कितना भाग में डिवाइड कर देते हैं, 1/3 भाग के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब जो बड़ा वाला भाग होता है उस पर तो अपन स्थापित करते हैं कौन सी, मेन वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं, मेन वाइंडिंग। ये कौन सी है आपकी, मेन वाइंडिंग बोल लो या मुख्य वाइंडिंग है। बड़े वाले भाग पे तो कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, मेन वाइंडिंग। और जिस भाग पर मेन वाइंडिंग स्थापित की जाती है वो भाग कहलाता है अनशेडेड पोल। क्या कहलाता है, अनशेडेड पोल, अनशेडेड पोल। तो अनशेडेड पोल कौन सा होगा, जिसके ऊपर मेन वाइंडिंग स्थापित की जाएगी, वो पोल तो कौन सा पोल होगा, आपका अनशेडेड पोल। अब ये जो छोटा वाला पोल होता है, इस छोटे वाले पोल पर क्या करते हैं, तांबे की एक रिंग लगा देते हैं। तांबे की क्या लगा देते हैं, एक रिंग। यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, ये कॉपर की रिंग लगा दी। क्या लगा दी मैंने, कॉपर रिंग। अब जिस भाग पर तांबे की रिंग स्थापित की जाती है
वो भाग कहलाता है आपका कौन सा, शेडेड पोल। कौन सा कहलाता है, शेडेड पोल। तो इसके अंदर जो आपका स्टेटर का जो पोल होता है उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक भाग के ऊपर मेन वाइंडिंग लगाते हैं, जिस भाग पे मेन वाइंडिंग लगाते हैं वो होता है अनशेडेड पोल। दूसरे भाग पर तांबे की रिंग लगाते हैं, तांबे की रिंग जिस भाग पर लगाते हैं वो कहलाता है शेडेड पोल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ही इस स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज की एसी सप्लाई दूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और जैसे ही घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो इस मोटर का जो रोटर है वो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ क्या करता है, आपका घूर्णन गति करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेडेड पोल मोटर के अंदर जो रोटर है उसकी घूर्णन दिशा किस प्रकार होती है या किस दिशा में होती है। तो शेडेड पोल मोटर के अंदर जो रोटर है उस रोटर की घूर्णन दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। कैसे होती है, अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। फिर ये तांबे की रिंग क्या काम करती है, तो ये तांबे की रिंग क्या करती है, जो फेज स्प्लिट करने का काम करती है, एक फेज को दो फेजों में विभाजित करने का काम करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करती है। तो इस मोटर की घूर्णन दिशा हमेशा, इस मोटर की घूर्णन दिशा हमेशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। इस मोटर की घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस मोटर के अंदर क्या होता है, टॉर्क का मान कम होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम। इस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये मोटर क्या होती है, आपकी सस्ती होती है। क्या होती है, आपकी सस्ती होती है। सस्ती होती है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, आपका कम होता है। तो अब ये तो होगी आपकी कौन से मोटर के बारे में, शेडेड पोल मोटर के बारे में। इसके बाद में पूछा जाता है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस मोटर का उपयोग करते हैं अपन स्लाइडिंग प्रोजेक्टर के अंदर। जो प्रोजेक्टर कार्य होते हैं उन प्रोजेक्टर कार्यों के अंदर अपन कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। कौन सी का, शेडेड पोल मोटर। दूसरा किसके अंदर करेंगे, इसका जो आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है, क्या होती है आपकी फोटोकॉपी मशीन। जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसके अंदर भी हम कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, शेडेड पोल मोटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो कूलिंग फैन होते हैं, कौन से फैन होते हैं आपके, कूलिंग फैन। जैसे आपका कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उसके अंदर उस सीपीयू को ठंडा करने के लिए एक फैन लगा होता है ना, वो फैन कौन सा होता है, आपका कूलिंग फैन होता है। उस कूलिंग फैन के अंदर भी कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये मोटर कौन सी होगी, आपकी शेडेड पोल मोटर। इसका क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर को कितने भागों में विभाजित करते हैं, दो भाग में। जिस भाग पर मेन वाइंडिंग स्थापित की जाती है वो भाग क्या कहलाता है, अनशेडेड पोल। जिस भाग पर तांबे की रिंग स्थापित की जाती है वो भाग क्या कहलाता है, शेडेड पोल। इस मोटर की घूर्णन दिशा कैसे होती है, तो इस मोटर की घूर्णन दिशा अनशेडेड पोल से कौन सी तरफ होती है, शेडेड पोल की तरफ। इस मोटर की घूर्णन दिशा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इस मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इस मोटर का उपयोग हम स्लाइडिंग प्रोजेक्टर, फोटोकॉपी मशीन और कूलिंग फैन, इन सब कार्यों के अंदर इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अब इसको अब लिख लो। तो इस मोटर के स्टेटर पोल को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। फिर आगे लिखोगे, जिस भाग पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है वह अनशेडेड पोल कहलाता है, अनशेडेड पोल कहलाता है। दूसरा आप लिखोगे, जिस भाग पर कॉपर रिंग या तांबे की रिंग स्थापित की जाती है वह शेडेड पोल कहलाता है। याद रखना, जिस पर कॉपर की रिंग स्थापित करेंगे वो कहलाएगा शेडेड पोल। फिर आगे रखना है, इस मोटर की घूर्णन दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल
की तरफ होती है, की तरफ होती है। फिर याद रखना इसका स्टार्टिंग टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। सेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये क्या होती है? यह सस्ती होती है। कौन सी मोटर है? यह सस्ती मोटर। कॉस्ट इसकी क्या होती है? कम होती है, सस्ती मोटर है। फिर इसके बाद कर ले इसका उपयोग। उपयोग कहां पर करेंगे? पहला इसका उपयोग करते हैं स्लाइडिंग प्रोजेक्टर में। किसमें? स्लाइडिंग प्रोजेक्टर। दूसरा फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी। दूसरा किसमें? फोटोकॉपी मशीन। और तीसरा किसके अंदर? इसका कूलिंग फैन में, कूलिंग फैन। आदि कार्यों में अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? सेडेड पोल मोटर का उपयोग। वैसे इलेक्ट्रिकल घड़ी के अंदर भी हम सेडेड पोल मोटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल घड़ी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोटर उपयोग की जाती है वो किया जाती है आपकी रिलक्टेंस मोटर, जो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप तो ये याद रखना, मेन स्लाइडिंग प्रोजेक्टर के अंदर, फोटोकॉपी मशीन के अंदर और कूलिंग फैन है, उसके अंदर अपन कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? सेडेड पोल मोटर। इसमें से जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, पहला तो कि जो सेडेड पोल मोटर है उसकी घूर्णन दिशा कैसे होती है? तो अनसेडेड पोल से सेडेड पोल होती है। इसकी घूर्णन दिशा, एक और रहेगा ना, इस मोटर की घूर्णन दिशा को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित नहीं कर सकते। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इस मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इसमें से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी घूर्णन दिशा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वो कौन सी मोटर है? आपकी सेडेड पोल। दूसरी ये पूछा जाता है जिस भाग पर कॉपर रिंग स्थापित की जाती है वो भाग क्या कहलाता है? सेडेड पोल कहलाता है। सेडेड पोल क्या काम करता है? तो इसके अंदर घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, या फिर एक फेज को दो फेज के अंदर क्या करता है? ये विभाजित करता है। तो ये मोटर होगी आपकी कौन सी? सेडेड पोल मोटर। तो आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी वो सारी की सारी मोटरें आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अगली मोटर आती है वो आती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर आती है? यूनिवर्सल मोटर। देखिए यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा जो एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सिर्फ इसका उपयोग पूछा जाता है कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आने का जो चांस है वो है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग। तो अपन देखेंगे कौन सी मोटर आपकी? यूनिवर्सल मोटर। कौन सी? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर क्या होती है? ऐसी मोटर यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक। तो ऐसी मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है वो मोटर कौन सी मोटर कहलाती है? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मोटर आपकी एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करेगी? काम करेगी। अब ये एक तरह की क्या होती है? ये डीसी सीरीज मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है आपकी? डीसी सीरीज मोटर होती है। और यदि हम डीसी सीरीज मोटर को यदि हम एसी सप्लाई दे दें, कौन सी सप्लाई दे दें? हम यदि एसी सप्लाई दे दें, कौन सी मोटर को? डीसी सीरीज मोटर को यदि हम एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? जब डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई देंगे तो इसका जो टॉर्क होता है या फिर रोटर के घूमने की दिशा, क्या रोटर के घूमने की दिशा क्या रहेगी? समान रहेगी। मतलब रोटर के घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब हम डीसी सीरीज मोटर को कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे? एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो रोटर के घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोटर जिस दिशा में घूम रही थी उसी दिशा में लगातार क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी। दूसरा, मोटर के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा वो टॉर्क क्या होगा? आपका यूनिडायरेक्शनल होगा यानी कि एक दिशीय होगा। और दूसरा क्या होगा? आपका पल्सेटिंग नेचर का होगा। कौन सा होगा? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब जिसका मान क्या होता रहेगा? कम ज़्यादा होता रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, जब हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो उसके अंदर जो टॉर्क पैदा होता है वो एक दिशीय पैदा होता है और पल्सेटिंग स्वभाव का पैदा होता है।
तीसरा, टॉर्क का मान क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क का मान क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। चौथा क्या होगा, इस मोटर के अंदर जो कार्बन ब्रश होंगे, क्या होगी आपकी कार्बन ब्रश, उस कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग का मान क्या होगा, ज़्यादा। कब होगा, जब हम यूनिवर्सल मोटर को कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर जो कार्बन ब्रश है उस कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग का मान क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। चौथा क्या हो जाएगा, इस मोटर के अंदर एडी करंट लॉसेस और जो आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस है, इन लॉसेस, ये दोनों लॉसेस होंगे, और ये जब दोनों हानियां होगी तो इस मोटर की जो दक्षता है वो दक्षता क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यदि डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो मोटर की दक्षता क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब डीसी सीरीज मोटर है उसको जब हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो उस मोटर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात, मोटर की घूमने की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटर के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशीय होगा, साथ साथ में कौन से स्वभाव का होगा, पल्सेटिंग स्वभाव का होगा। मोटर के अंदर टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, मोटर के अंदर जो कार्बन ब्रश है उन कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। चौथा, उस मोटर के अंदर एडी करंट हानि होगी, भंवरधारा हानि होगी और हिस्टैरिसीस हानि होगी, और इस भंवरधारा और हिस्टैरिसीस आने के कारण उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पांचवा, उसके अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। छठा, उसके अंदर वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब हम यूनिवर्सल मोटर है, जो डीसी सीरीज मोटर होती है, उसको हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो क्या क्या होता है। फिर बाद में आ जाती है इसकी जो आपकी एसी सीरीज मोटर है, जब हम डीसी सीरीज मोटर है, जब हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो इसके अंदर भंवरधारा हानि होगी और हिस्टैरिसीस हानि होगी। अब इस भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, पटलित क्रोड का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पटलित क्रोड का उपयोग करेंगे। लेमिनेटेड पॉल शू का इसके अंदर क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। हिस्टैरिसीस हानि को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील के रोटर का क्या करेंगे अपन, उपयोग करेंगे। तो ये होगी। फिर बाद में आता है कि जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यूनिवर्सल उपयोग है जो भी फूड मिक्सर है, आपकी जो मिक्सर है रसोई के अंदर जो आप मिक्सी काम में लेते हो, मिक्सर काम में लेते हो, उसके अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग। आपकी जो सेविंग वाली मशीन्स होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। जो सिलाई मशीन होती है उस सिलाई मशीन के अंदर कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। जो ग्राइंडर होता है उस ग्राइंडर के अंदर कौन से मोटर का प्रयोग किया जाता है, आपका यूनिवर्सल मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सल मोटर का पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, उपयोग पूछा जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। देखिए यह मोटर एसी व डीसी, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी का मतलब दिष्ट धारा। तो यह मोटर एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर क्या काम करती है, काम करती है। फिर आगे रखना है डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई के साथ संयोजित करने पर, डीसी सीरीज मोटर है उसको जब हम एसी सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे तो देखिए पहला क्या होगा, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। मोटर में या रोटर में उत्पन्न टॉर्क एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय व पल्सेटिंग स्वभाव का होता है। उत्पन्न जो टॉर्क होगा वो एक दिशीय होगा और पल्सेटिंग स्वभाव का होगा। टॉर्क का मान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। टॉर्क का मान घट जाता है। क्या होता है, टॉर्क का मान घट जाता है।
फिर चौथा लिखोगे आप कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग, स्पार्किंग का मान क्या होता है, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। छठा क्या लिखोगे, एडी करंट, एडी करंट वह, या इसको आप लिख लो एडी करंट हानि वह भंवरधारा हानि, भंवरधारा हानि का मान, भंवरधारा हानि का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। फिर आगे इसके अंदर लिखना है आपको भंवरधारा हानि यानी कि एडी करंट लॉसेस के मान को कम करने के लिए, कम करने के लिए लैमिनेटेड, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग करेंगे, पटलित कोर का प्रयोग करेंगे। और हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। फिर तो ये तो हो गया कौन से आपका यूनिवर्सल मोटर के बारे में बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है। जब डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो क्या क्या होगा आपके सामने लिखा हुआ है। और इसमें भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लैमिनेटेड कोर का। फिर इसके अंदर बात होती है कि यूनिवर्सल मोटर को जब हम डीसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यूनिवर्सल मोटर को जब हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है यूनिवर्सल मोटर को डीसी और एसी सप्लाई के साथ जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल मोटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिवर्सल मोटर। इस यूनिवर्सल मोटर को हम किसके साथ जोड़े, यदि डीसी सप्लाई से, किससे, डीसी सप्लाई से संयोजित करने पर, डीसी सप्लाई से संयोजित करने पर, डीसी सप्लाई से संयोजित करने पर क्या होगा, गति, स्पीड, स्पीड का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर टॉर्क का मान, टॉर्क का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर जो दक्षता होगी वो दक्षता भी क्या होगी, ज़्यादा। जो विद्युत धारा है, धारा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वोल्टेज, वोल्टेज का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। और जो स्पार्किंग है, क्या है आपकी स्पार्किंग, इस स्पार्किंग का मान क्या होगा आपका, कम होगा। कब, जब हम यूनिवर्सल मोटर को कौन से सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, डीसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। और जब यूनिवर्सल मोटर को हम कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, एसी सप्लाई के साथ। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई के साथ संयोजित करने पर। यदि इस मोटर को मैं कौन सी सप्लाई के साथ संयोजित करता हूँ, एसी सप्लाई के साथ संयोजित करता हूँ, तो इसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इसके अंदर जो टॉर्क है, टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। इसकी जो दक्षता है, उस दक्षता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है, धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो स्पार्किंग होगी, कार्बन ब्रश पर जो स्पार्किंग होगी, उस स्पार्किंग का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इस कारण ये हो गया आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को डीसी और एसी सप्लाई के साथ जोड़ने पर इसके अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसके अंदर बात आती है कि जो यूनिवर्सल मोटर है, इस यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर का हम उपयोग करते हैं किसके अंदर, फूड मिक्सर के अंदर। जो आपका घरों के अंदर जो मिक्सर प्रयोग करते हैं, उन मिक्सर के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं अपन, यूनिवर्सल मोटर का। मिक्सर के अंदर हो गया आपका। मिक्सर के बाद में आगे आपकी सिलाई मशीन, क्या होगी आपकी, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन के बाद में आगे आपकी सेविंग मशीन, क्या होगी आपकी, सेविंग मशीन होगी। सेविंग मशीन के बाद में हो गया आपका वैक्यूम क्लीनर, क्या, वैक्यूम क्लीनर।
वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी कौन सी मोटर, इसका यूनिवर्सल। फिर हो गया आपका ग्राइंडर, ग्राइंडर के अंदर भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, यूनिवर्सल मोटर का। और जो भी आपके रसोई उपकरण है, रसोई में प्रयुक्त उपकरण, रसोई में प्रयुक्त जितने भी उपकरण हैं उन सब उपकरणों के अंदर अपन कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। इसके अलावा सेविंग मशीन के अलावा एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पर, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर होता है ना आपका, यानी कि जो बाल सुखाने का आता है, हेयर ड्रायर। इस हेयर ड्रायर के अंदर भी क्या की जाती है, आपकी यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस आने का जो चांस होता है इन दो लाइनों से होता है। पहली बात तो जब यूनिवर्सल मोटर को हम डीसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो किसका मान ज़्यादा होगा और किसका मान कम होगा, तो सभी चीज़ों का मान ज़्यादा होगा, गति भी ज़्यादा होगी, टॉर्क भी ज़्यादा होगा, दक्षता भी ज़्यादा होगी, धारा भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, लेकिन स्पार्किंग का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। ऐसे यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो गति भी कम होगी, टॉर्क भी कम होगा, दक्षता भी कम होगी, धारा कम होगी, वोल्टेज कम होगा, लेकिन स्पार्किंग क्या होगी आपकी ज़्यादा। और कहाँ पर उपयोग करते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया। ये होगी आपकी यूनिवर्सल मोटर। तो कौन सी सप्लाई पर काम करती है, एसी डीसी पर। तो जब इसको डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है मैंने आपको लिखा दिया, उनको भी आपको ढंग से याद कर लेना। तो आपकी 6 मोटरें कंप्लीट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 6। अब जो आपकी अगली मोटर आती है वो आती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। कौन सी आती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है वो कितने प्रकार की होती है, आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। जिसमें जो पहली मोटर आती है वो मोटर आती है कौन सी, आपकी रिलैक्टेंस मोटर। कौन सी आती है, रिलैक्टेंस मोटर। और दूसरी जो मोटर होती है वो है कौन सी, आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी है, हिस्टैरिसीस मोटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिलैक्टेंस मोटर की। अगली जो मोटर है वो कौन सी, आपकी रिलैक्टेंस मोटर। देखिए रिलैक्टेंस आपको यदि पता हो तो रिलैक्टेंस क्या होता है, किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में पैदा होने वाला अवरोध ही क्या कहलाता है, रिलैक्टेंस। तो रिलैक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को बहने से क्या करता है, आपका रोकता है। तो ये जो मोटर है आपकी कौन सी, रिलैक्टेंस मोटर, ये रिलैक्टेंस के स्वभाव पर काम करती है, मिनिमम रिलैक्टेंस के स्वभाव पर काम करती है। यानी कि ये जो स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मार्ग में जो रिलैक्टेंस है उस रिलैक्टेंस को कम से कम करने का प्रभाव काम करती है। रिलैक्टेंस क्या है, फ्लक्स के रास्ते का अवरोध। फ्लक्स के रास्ते का अवरोध ही क्या कहलाता है, रिलैक्टेंस। और रिलैक्टेंस मोटर जो स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है उसके मार्ग में जो अवरोध है उसको कम से कम करना चाहती है। इसी सिद्धांत पर यह मोटर काम करती है। तो रिलैक्टेंस मोटर क्यों बोला गया है, क्योंकि यह जो मोटर है वो न्यूनतम रिलैक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। पहला क्या लिखोगे, यह मोटर न्यूनतम रिलैक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती है, रिलैक्टेंस, न्यूनतम रिलैक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। अगली बात, इस मोटर का जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है, इस मोटर की जो स्टेटर की जो संरचना होती है वो हमने जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी होती है उसके समान होती है। तो इस मोटर के स्टेटर की संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। क्या, इस मोटर के रोटर की संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। संरचना किसके समान होती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। अब जैसे ही इसके रोटर को इस मोटर के स्टेटर की बात हो रही है, इस मोटर के स्टेटर की जो संरचना होती है वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान होगी। अब जैसे ही क्या करेंगे, इस मोटर के स्टेटर को अपन सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो ये जो आपकी इंडक्शन मोटर थी उस इंडक्शन मोटर की तरह क्या होने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी।
क्योंकि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो अल्फा है उसका मान कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, जिससे उसके अंदर घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और जैसे ही घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो रोटर पर टॉर्क लगता है, जिससे रोटर क्या होने लग जाता है, आपका घूमने लग जाता है। तो जैसे इस स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो यह मोटर का रोटर घूमने लग जाता है। अब जैसे ही इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड की 75% घूर्णन गति पर पहुंचेगा तो उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा तो अब जो मोटर है केवल एक वाइंडिंग यानी कि मेन वाइंडिंग पर काम करेगी। अब ये स्पीड कितनी, 75% पर पहुंचते ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो गया। अब जैसे ही स्पीड का मान 75% से बढ़ के सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पहुंचने वाला होगा, जैसे ही इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है या उसके पास पहुंचती है तो वैसे ही इसके रोटर के अंदर एक टॉर्क और पैदा होता है। एक तो इंडक्शन टॉर्क इसके अंदर काम कर ही रहा है, उसके कारण तो आपका रोटर घूम ही रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचती है तो इसके अंदर एक क्या होता है, इस रिलक्टेंस के कारण भी क्या हो जाता है, एक टॉर्क पैदा हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे रिलक्टेंस टॉर्क। अब ये रिलक्टेंस टॉर्क भी क्या कराएगा, उस रोटर पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और एक तो हो गया इंडक्शन टॉर्क, दूसरा हो गया रिलक्टेंस टॉर्क। ये दोनों टॉर्क मिलके उसके रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाने के लिए कितने टॉर्क काम कर रहे हैं, दो। एक तो कौन सा, इंडक्शन टॉर्क जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लगता है। दूसरा कौन सा आपका, रिलक्टेंस टॉर्क। कौन सा, रिलक्टेंस टॉर्क। अब दोनों टॉर्क काम करेंगे तो इसका रोटर पहुंच जाएगा सिंक्रोनस स्पीड पर। अब जैसे ही इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचेगा तो जो आपका इंडक्शन टॉर्क था वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और जैसे इंडक्शन टॉर्क काम करना बंद कर देगा तो उसके अंदर सिर्फ एक टॉर्क बच जाएगा और वो कौन सा होगा, रिलक्टेंस टॉर्क। अब ये रिलक्टेंस टॉर्क क्या करता है, इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करता है, घुमाता रहता है। और आपकी जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होती रहेगी, घूमती रहेगी। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अगला बात आते है कि इस मोटर की जो रोटर की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो जो इस आपकी जो कौन सी रिलक्टेंस मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर के रोटर पर ना तो हम वाइंडिंग करते हैं और ना ही इसके ऊपर कोई दांते होते हैं, ना तो वाइंडिंग होती है ना ही दांते होती है। अब फिर बात आता है कि ये जो आपकी रिलक्टेंस मोटर है इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम। क्योंकि अल्फा का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। जब अल्फा का मान कम होगा तो साइन अल्फा का मान कम होगा, और साइन अल्फा का मान कम होगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, कम। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, आपका कम होता है। ये मोटर क्या होती है, आपकी सस्ती होती है। इस मोटर के अंदर आपको देखभाल या अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात आता है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इस मोटर का उपयोग करेंगे हम वैद्युतिक घड़ी के अंदर, क्लॉक टाइमर के अंदर। क्लॉक टाइमर के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करेंगे। क्लॉक टाइमर के साथ साथ इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है, इस मोटर का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, आपके जो, तो इस मोटर का हम जो उपयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं किसके अंदर, क्लॉक टाइमर के अंदर। किसके अंदर, क्लॉक टाइमर के अंदर। क्लॉक टाइमर के अलावा इसका प्रयोग करेंगे सिग्नल्स उपकरण, जो सिग्नल उपकरण होते हैं ना, जो आपके रोड के जो सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर जो मोटरें यूज की जाती है उनके अंदर भी हम रिलक्टेंस मोटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो टाइमिंग डिवाइस होती है उनके अंदर भी रिलक्टेंस मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग समझ में आ गया। उपयोग समझने के बाद अब इसकी अपन थ्योरी लिख लेते हैं। तो यह मोटर न्यूनतम रिलक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। इस मोटर के जो स्टेटर की संरचना होती है वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के क्या होती है, समान होती है। फिर क्या रखोगे आप, स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करने पर यह इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। किसकी तरह चलती है, ये इंडक्शन मोटर की तरह क्या होती है, आपकी स्टार्ट होती है, या इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। बाती को डालो, इंडक्शन मोटर की तरह क्या होती है, आपकी स्टार्ट होती है। अब क्या होगा, जैसे ही
मोटर की गति सिंक्रोनस गति की, जैसे ही मोटर, ऐसे लिख लो, सिंक्रोनस गति की 75% गति पर पहुंचता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है आपका, ऑफ हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है आपका, ऑफ हो जाता है। अब जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो गया तो जो आपकी मोटर है वो एक वाइंडिंग पर क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। फिर आगे लिखना है, जैसे ही मोटर की स्पीड, जैसे ही मोटर की स्पीड सिंक्रोनस गति के पास पहुंचती है, मोटर की स्पीड जैसे ही सिंक्रोनस गति के पास पहुंचेगी तो इसके रोटर में रिलक्टेंस टॉर्क पैदा होता है। रिलक्टेंस टॉर्क पैदा होता है जो मोटर को सिंक्रोनस गति पर घुमाता है। क्या होगा, जैसे ही रोटर घूमता घूमता इसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस गति के पास पहुंचेगी। जैसे ही सिंक्रोनस गति के पास पहुंचेगी तो इसके रोटर पर एक रिलक्टेंस टॉर्क पैदा होगा और वो टॉर्क इस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमा देगा। आगे रखना, मोटर सिंक्रोनस गति पर घूमने पर, जब मोटर क्या होती है आपकी, जब मोटर सिंक्रोनस गति पर क्या होती है, घूमती है, सिंक्रोनस गति पर घूमती है तो इंडक्शन टॉर्क क्या हो जाता है आपका, समाप्त हो जाता है। और अब जब इंडक्शन टॉर्क समाप्त हो गया तो उसके अंदर कौन सा टॉर्क बढ़ेगा, केवल रिलक्टेंस टॉर्क बचेगा और इस रिलक्टेंस टॉर्क के साथ मोटर क्या होती रहेगी, आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती रहेगी। तो जैसे ही मोटर सिंक्रोनस गति पर घूमती है तो इसके अंदर इंडक्शन टॉर्क का मान क्या हो जाता है, समाप्त। अब जब इंडक्शन टॉर्क समाप्त बच गया तो इसके अंदर कौन सा टॉर्क बचता है आपका, रिलक्टेंस टॉर्क बचता है और ये रिलक्टेंस टॉर्क उस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाता रहता है। इसके बाद क्या हो जाता है, इंडक्शन टॉर्क समाप्त हो जाता है तो रिलक्टेंस टॉर्क इसे सिंक्रोनस गति पर घुमाता है। ये चीज हो गई। फिर इसके बाद में आती है कि इस मोटर के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। इस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है आपका, कम होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है आपका, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम। दूसरा, इसका उपयोग देख लो। इसका उपयोग नियत घूर्णन गति वाले उपकरणों जैसे क्लॉक टाइमर, टैप रिकॉर्डर, क्या हो गया आपका, क्लॉक टाइमर हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया आपका, और सिग्नल उपकरणों में किया जाता है। इस मोटर को अनुरक्षण की या देखभाल की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है।
तो ये कौन सी मोटर होगी आपकी, रिलैक्टेंस मोटर। कौन सी होगी, रिलैक्टेंस। इसके बाद में जो अगली मोटर आती है वो आती है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी आती है, हिस्टैरिसीस। देखिए हिस्टैरिसीस मोटर से भी आपका क्वेश्चंस आ जाता है, रिलैक्टेंस मोटर से तो कम आने के चांस है, लेकिन हिस्टैरिसीस यूनिवर्सल, ये दो ऐसी मोटर हैं जिनके अंदर से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगली जो मोटर आती है वो है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी है, हिस्टैरिसीस। और हिस्टैरिसीस हमने पढ़ा था, हिस्टैरिसीस क्या होता है, किसी भी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका चुंबकन बल से पीछे रहना, बी का एच से पीछे रहने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, आपका हिस्टैरिसीस कहलाता है। तो देखिए आगे हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर क्या होगा, इस मोटर का जो रोटर होता है वो कठोर चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। कौन से बनाया जाता है, कठोर चुंबकीय पदार्थ से। तो इस मोटर का रोटर कठोर चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। पहली चीज याद रखोगे, जो हिस्टैरिसीस मोटर है उसका रोटर कठोर चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। दूसरा याद रखोगे, इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग, इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग स्थापित नहीं की जाती है। तो इसके रोटर पर कोई किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती है। इसके रोटर पर दांते नहीं होते, टीथ, दांते नहीं होते। ये चीज़ समझ में आ गई। ये तो होगी रोटर की बात। फिर बात आती है इसके स्टेटर की संरचना। इसके स्टेटर की संरचना स्थायी कैपेसिटर मोटर, किसके समान, स्थायी कैपेसिटर मोटर के समान होती है। यानी कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, कैपेसिटर का। तो जो हिस्टैरिसीस मोटर है उसके स्टेटर की संरचना कौन सी मोटर के समान होती है, तो इस मोटर के स्टेटर की संरचना स्थायी कैपेसिटर मोटर के समान होती है। अब क्या होगा, इस मोटर के स्टेटर को, इसके स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करने पर जो रोटर का फ्लक्स है, क्या, रोटर फ्लक्स को अपन किससे लिखेंगे, फाई आर से। रोटर फ्लक्स है वो स्टेटर फ्लक्स, क्या, स्टेटर फ्लक्स, और स्टेटर फ्लक्स को लिखूंगा मैं फाई एस। स्टेटर फ्लक्स से क्या हो जाता है आपका, पिछड़ जाता है। क्या हो जाता है आपका, पिछड़ जाता है। क्या होता है, इसके स्टेटर को जब हम क्या देंगे, एसी सप्लाई। तो देखिए स्टेटर पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर के अंदर धारा क्या रहती है, आगे, जबकि इंडक्टर के अंदर क्या रहती है, धारा। अब रोटर है, रोटर के अंदर इंडक्टेंस के कारण इसके अंदर विद्युत वाहक पैदा होता है, तो इसके कारण रोटर का जो फ्लक्स है वो स्टेटर के फ्लक्स से क्या हो जाता है, पिछड़ जाना। अब रोटर का फ्लक्स जो स्टेटर के फ्लक्स से पिछड़ रहा है वही क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस। तो इस कारण ये जो मोटर है वो हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर क्या करती है, आपकी काम करती है। तो यह मोटर हिस्टैरिसीस प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मोटर की जो सबसे बड़ी विशेषता और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब ये मोटर आपकी घूमती है, ये मोटर जब आपकी काम करती है, रोटेट करती है, तो इस मोटर के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है, यानी कि नॉइसलेस ऑपरेशन होता है। ये जब घूमती है, रोटेट करती है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का शोर पैदा नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी मोटर है जिसके रोटर पर वाइंडिंग नहीं की जाती, जिसके रोटर पर कोई दांते नहीं होते, लेकिन ये इसको
कार्य करते समय, घूमते समय इसके अंदर किसी भी प्रकार के शोर पैदा नहीं करती है। तो वो मोटर कौन सी होगी? आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। तो इस हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर इतना लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे आपको लिखवा देता हूँ इसके अंदर कि इस मोटर का जो ऑपरेशन होता है, इस मोटर की जो घूर्णन होता है वो क्या होता है? नॉइसलेस होता है, शोर मुक्त होता है। तो यह मोटर घूमने पर बिल्कुल भी शोर यानी कि आवाज, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। रोटर पर किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं है, रोटर पर किसी प्रकार के कोई दांते नहीं है, और घूमने पर भी ये किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करती है। तो ये कौन सी मोटर होगी? आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। फिर बात आ जाती है इसका उपयोग। तो हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? टैप रिकॉर्डर के अंदर। किसके अंदर? टैप रिकॉर्डर के अंदर। जो आपकी वैद्युत घड़ी है, उस वैद्युतिक घड़ी के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाएगा? स्टेपर मोटर का। जो आपके क्या होते हैं? टाइमर होते हैं। क्या होते हैं? या आपकी टाइम डिवाइस होती है। क्या होती है? आपकी टाइम डिवाइस। जो समय की जो जितने भी उपकरण होते हैं, समय के जितने भी उपकरण होते हैं, उन सब के अंदर कौन से मोटर का उपयोग करेंगे? अपन हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं। तो हिस्टैरिसीस मोटर आपकी कंप्लीट हो गई। अब हिस्टैरिसीस मोटर के बाद में आपकी जो मोटर आती है वो आती है कौन सी? एक मोटर और बची है, और वो है आपकी स्टेपर मोटर। कौन सी है? स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मोटर है। आपकी जो लास्ट मोटर है वो है आपकी कौन सी? स्टेपर मोटर। कौन सी है? स्टेपर मोटर। देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे मुख्य विशेषता है स्टेपर मोटर की, वो क्या है? इस मोटर का जो रोटर है वो लगातार नहीं घूमता है, बिल्कुल ऐसे लगातार ऐसे रोटेट नहीं होगा। इसका रोटर क्या होता है? कुछ स्टेप्स के अंदर, एंगल्स के अंदर घूमता है। जैसे मेरे हाथ की तरफ देखिए, पहले इसका रोटर इतना सा घूमेगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर रुक जाएगा। तो ऐसे इसका एंगल ऐसे रुक रुक के क्या होता है? आपका रोटेट होता है। जैसे आपने रोबोट देखा होगा, रोबोट के अंदर जैसे हाथ होता है वो एक साथ ऊपर थोड़ी आता है, ऐसे रुक रुक के आता है ना। ऐसे कैसे स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है वो लगातार नहीं घूमता। इसका मोटर क्या, इसका जो रोटर होता है वो स्टेप्स के अंदर, यानी कि कुछ एक निश्चित कोण के साथ क्या करता है? आपका घूमता है। फिर अगली क्या विशेषता होती है? स्टेपर मोटर के रोटर पर हम क्या करते हैं? स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसी मोटर है जिसके रोटर पर स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो स्टेपर मोटर के रोटर पर अपन कौन से किसका प्रयोग करते हैं? स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्थायी चुंबक युक्त रोटर का इसके अंदर क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तीसरी विशेषता क्या होती है? इस मोटर के जो स्टेटर है, स्टेटर पर हम या तो 2 वाइंडिंग करेंगे या फिर 3 वाइंडिंग करेंगे। अब ये 2 या 3 वाइंडिंग होगी, उनके टोटल सिरों को अपन बाहर निकाल लेंगे और एक साथ सिर्फ एक वाइंडिंग को ही सप्लाई देंगे। जैसे मान लो 3 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग मान लेता हूँ, ए, बी और सी है। ये 3 वाइंडिंग है। इन 3 वाइंडिंग में से एक समय में केवल जैसे मैं ए वाली वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा तो बी और सी वाइंडिंग को अपन अब सप्लाई नहीं देंगे। तो एक बार में केवल एक वाइंडिंग को ही सप्लाई दी जाती है। फिर मैं क्या करूंगा? इस बी वाली सप्लाई को दूंगा और फिर ए और सी की सप्लाई को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। फिर अगले स्टेप में क्या करूंगा? मैं सी वाली वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा और ए और बी वाइंडिंग की सप्लाई को मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। तो इस मोटर के स्टेटर पर 2 या 3 वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इन वाइंडिंग के अंदर क्या होता है? एक समय में केवल एक वाइंडिंग को ही क्या की जाती है? सप्लाई दी जाती है। फिर बात आ जाती है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है रोबोट के निर्माण में। रोबोट के निर्माण में इस मोटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर इसमें आ जाता है कि इसके जो घूमने के जो स्टेप एंगल है, इस स्टेप एंगल का सूत्र क्या होता है? तो स्टेप एंगल का सूत्र होता है 360 डिग्री बटे m इंटू क्या होता है? NR होता है। m बराबर क्या है? यहाँ पर फेज की संख्या है। क्या है? फेज की संख्या। जैसे 2 फेज की वाइंडिंग की है या 3 फेज की वाइंडिंग, तो फेज की संख्या तो क्या है आपका? m। NR क्या है यहाँ पर? रोटर में दांतों की संख्या। रोटर में दांतों की संख्या। रोटर में दांतों की संख्या को अपन किससे लिखेंगे? NR से। तो ये क्या है आपका? स्टेप एंगल का क्या है? फॉर्मूला। तो ये कौन सी मोटर हो गई? आपकी स्टेपर मोटर। तो इसको लिख लो और इसका उपयोग आपको पता चल गया कहाँ पर प्रयोग करते हैं? रोबोट के निर्माण में।
पहली क्या लिखनी है इसकी विशेषता, इस मोटर का रोटर लगातार घूमता, मोटर क्या होता है, लगातार घूमता नहीं है। इसका रोटर एक निश्चित स्टेप यानी कि कोण से एक निश्चित स्टेप से घूमता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या लिखोगे, इसके रोटर पर स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। कौन से चुंबक का प्रयोग करते हैं इसके रोटर पर, स्थायी चुंबक का। पांचवा क्या लिखोगे, इसके स्टेटर पर 2 या 3 वाइंडिंग स्थापित करते हैं तथा एक समय में केवल एक वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। एक समय में कितनी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं, तो केवल एक वाइंडिंग को। फिर आगे लिखोगे, एक समय में एक वाइंडिंग को ही क्या किया जाता है, सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है। तो इसका उपयोग रोबोट के निर्माण में किया जाता है। और एक सूत्र याद रखोगे आप, स्टेप कोण का सूत्र कितना होता है, 360 डिग्री बटे m इंटू क्या होता है, NR होता है। यहाँ पर m बराबर क्या है, यहाँ पर है m बराबर है फेज की संख्या, m बराबर क्या है, फेज की संख्या। और NR बराबर क्या है, रोटर पर दांतों की संख्या। ये कौन सी मोटर होगी, आपकी स्टेपर मोटर। कौन सी होगी, स्टेपर। तो ये आपकी जो जितनी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी, वो सारी की सारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपकी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 या 4 मोटरों के अंदर से पूछे जाते हैं। जिसमें पहली जो आपकी मोटर आती है वो आती है यूनिवर्सल मोटर, दूसरी आती है आपकी कौन सी, यूनिवर्सल के बाद में आती है हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी आती है, हिस्टैरिसीस। और तीसरी आती है स्टेपर मोटर। कम से कम इन 3 मोटरों को तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और जो मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस लिखवा देता हूं जो आपकी पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को तो आपको रट के जाना ही जाना है। तो आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉपिक था, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसको देखिए, ये जो अब मैंने वीडियो बनाया है ये थोड़ा स्पीड से बनाया है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। अभी मैं आपको इनकी वर्किंग समझाता, अभी इनकी मैं आपको डायग्राम बना के समझाता, तो ये चैप्टर ही आपका 7 दिन के अंदर कंप्लीट होता। तो कभी अगर बाद में टाइम मिला और तो आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर दी है। अभी अगर ये चीज़ें भी आप पढ़ के जाते हो तो आपकी एग्जाम्स के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहली बात, वाइंडिंग के बारे में पढ़ के जाना। दूसरी बात, इसके उपयोग के बारे में पढ़ के जाना। तीसरी बात, कौन से समय में कितनी कितनी वाइंडिंग काम होती है, ये सब चीज़ आप इसके अंदर ज़रूर पढ़ के जाओगे। ठीक है। अब देखिए, 2-4 मोटरें हैं, उनके बारे में एक बार और लिखवा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे गए हैं। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको लिखवा दी है। जैसे सबसे पहली बात करें कौन सी मोटर की, हम यूनिवर्सल मोटर। कौन सी, यूनिवर्सल मोटर। तो इसका एक तो आपको क्या याद रखना है, उपयोग याद रखना है। क्या याद रखना है, उपयोग। उपयोग कहाँ पर आपका, मिक्सर के अंदर हो गया, फूड मिक्सर हो गया आपका, ग्राइंडर हो गया आपका,
आपकी सेविंग मशीन हो गई आपकी, है ना, फिर आपकी सिलाई मशीन हो गई, ज़्यादातर ये सिलाई मशीन वाला पूछा जाता है। सिलाई मशीन हो गई, सेविंग मशीन हो गई आपकी, और आपका हेयर ड्रायर हो गया। क्या हो गया? हेयर ड्रायर। इन सब कार्यों के जो भी रसोई के उपकरण हो गए, रसोई उपकरण, इन सब के अंदर कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? आपका यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन याद रखना है, वो याद रखा जाता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसको अपन क्या करेंगे, जब इसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। यूनिवर्सल मोटर को यदि मैं डीसी सप्लाई से संयोजित करूंगा तो स्पीड क्या रहेगी? ज़्यादा। कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग का जो मान है, वो स्पार्किंग का मान क्या रहेगा? आपका कम रहेगा। क्या रहेगा? कम। तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। एसी व डीसी दोनों पर क्या करती है? आपके काम। पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी डीसी दोनों पर काम करती है, तो वो कौन सी होती है? यूनिवर्सल। तो ये चार चीज़ें आप इसके अंदर याद करके जाओगे। इसके बाद में आती है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। तो हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है आपकी एग्जाम के अंदर, वो ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिस पर रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती, रोटर पर कोई दांते नहीं होते, तथा वो कार्य करते समय आवाज़ नहीं करती है। वो कौन सी मोटर है? आपकी हिस्टैरिसीस मोटर है। कौन सी है? आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। तो हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है, इस रोटर पर अपन क्या करते हैं? वाइंडिंग नहीं करते हैं। वाइंडिंग नहीं करते हैं। इस रोटर पर क्या होते हैं? दांते भी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? दांते भी नहीं है। और ये मोटर क्या करती है? आपकी घूमते समय, घूमते या रनिंग समय में, रनिंग के समय क्या करती है? आवाज़ या फिर शोर नहीं करती है। आवाज़ या फिर शोर नहीं करती है। वो कौन सी मोटर है? आपकी हिस्टैरिसीस मोटर है। फिर आपसे एग्जाम के अंदर आपसे पहले की जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका कि जो रेफ्रिजरेटर है, कौन सा है आपका? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। एक तो इसका प्रयोग करते हैं, दूसरा मैंने एक चीज़ और लिखाई थी आपका, किसका? स्थायी कैपेसिटर का भी। किसका भी प्रयोग करते हैं? स्थायी कैपेसिटर मोटर का भी किस में प्रयोग करते हैं अपन। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो सही कौन सा होगा? आपका ये। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सही कौन सा होगा? आपका ये वाला होगा। तो कौन सी होगी? आपकी रेफ्रिजरेटर मोटर होगी। कौन सी होगी? रेफ्रिज। फिर आती है आपकी सैडेड पोल मोटर। कौन सी आ जाती है? सैडेड पोल। तो सैडेड पोल मोटर के अंदर आपको याद रखना है, अलग चीज़ क्या है सैडेड के अंदर? एक तो इसकी घूर्णन दिशा को हम क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। इसकी घूर्णन दिशा कैसे होती है? अनसैडेड पोल से कैसे होती है? सैडेड पोल की तरफ होती है। कैसे होती है? अनसैडेड पोल से सैडेड पोल की तरफ क्या होती है? इसकी घूर्णन दिशा होती है। इसके अंदर जो कॉपर रिंग लगाते हैं, वो भाग क्या कहलाता है? आपका सैडेड कहलाता है। और ये भाग क्या काम करता है? आपका घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। क्या करता है? घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, या फिर फेज स्प्लिट का काम भी करता है, यानी कि फेज को विभक्त करने का काम भी कौन करता है? आपका कॉपर रिंग करती है। तो ये होगी आपकी सैडेड पोल मोटर। तो इन मोटरों के बारे में आपको उपयोग और जो कुछ नई चीज़ें जो इन मोटरों को दूसरी मोटरों से अलग करती है, उन चीज़ों को आपको ध्यान रख के जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो है, आप कमेंट्स कर रहे हो कि सेल और बैटरी वाला भी आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए सेल और बैटरी का वीडियो जल्दी से जल्दी आपकी एग्जाम से पहले आपके लिए ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।